प्रारंभ कर दें। आप सभी को नमस्कार। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। हम बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि हम आज धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर्व की शुरुआत हो चुकी है आज से। कहीं 5 दिन का मनाया जा रहा है, कहीं 6 दिन का। तो हम आपका स्वागत करते हैं। और आज शिक्षण कार्यशाला होना है। कल लोकगीत गायन कार्यशाला की सूची भी तैयार हो चुकी है। तो आज के 1033वें ऑनलाइन कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि होंगे श्रीमती कामेश्वरी सिंह जी, जो कि गुड़गांव हरियाणा से हमारे बीच में हैं। आप शिक्षा में शिक्षिका रही हैं और पिछले दिनों हमने यहाँ ऑफलाइन कार्यक्रम किए थी पिछले वर्ष, तो आपकी भागीदारी भी रही थी। इस बार भी जल्दी होने वाली है। मैम, आप सादर आमंत्रित हैं हॉलबाग में। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि खुशी कोहली जी जुड़ चुकी हैं हमसे। अध्यक्षता करेंगे एंजल राज जी, कक्षा 11 की छात्रा हैं, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। और संचालन करेंगे हमारी दोस्त यशस्वी जोशी जी, जो कि कक्षा 6 की छात्रा हैं, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। मैं इस कार्यक्रम में, और जैसा कि हम सबके संज्ञान में हमारे बंधु ध्यान रखेंगे और विशेषकर हमारे संचालक ध्यान रखेंगे यशस्वी जी, कि केवल अधिकतम 5 मिनट का समय दिया जाना है। और हमको अपने आज के नियमों में अधिकतम 5 मिनट है, तो आज के नियम का अलग से है। और इस कार्यक्रम में हमको अपनी मनपसंद पाठ का शिक्षण कार्य करना है। यानी जैसे स्कूल में हमको हमारे गुरुजी लोग पढ़ाते हैं, मैम पढ़ाते हैं, उसी प्रकार हमको शिक्षण कार्य करना है। और कागज में देख के यानी किताब में देख के पाठ को नहीं पढ़ाना है। और हमको उस पाठ को का सारांश बताना है। बाकी मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी आपको मैसेज भेजा है, प्लीज कविता या कहानी का वाचन नहीं करना है। इसीलिए हमने छोटे बच्चों से सहमति नहीं ली थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चों ने दी, हमने उनको जोड़ दिया है। तो वो ध्यान रखेंगे कि अगर उन्होंने कहानी कविता लिखी है, नहीं कि कविता पढ़ देनी है, उसको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। और मेरे को आज दिन में याद आ रहा था कि बचपन में जब हम छोटे थे तो कैसे शिक्षण का खेल करते थे, मतलब खुद टीचर बन के अपने को पढ़ाते थे। तो ये खेल के तौर पे इस बहाने कहीं ना कहीं हम अपना आत्मविश्वास हमारा बढ़ेगा, ऐसा मंशा है। तो मैं इस पटल पर आदरणीय आकाश आसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ते हैं। इस पटल पर हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े हैं दीपा कलोनी जी और सुमित श्रीवास्तव सर इस पटल पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ जी, मैं एक बार सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त यशस्वी जी को। यशस्वी जी, आपका स्वागत है। सर, आपका आभार। आचार्य को नमन करते हुए मैं यशस्वी जोशी कक्षा 6 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से आप सभी का आज बाल प्रहरी के 1033वें ऑनलाइन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि श्रीमती कामेश्वरी सिंह मैम गुड़गांव हरियाणा से व बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से व डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज के विशेष अतिथि मेरी बड़ी दीदी खुशी फौजी कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से व आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी एंजल राज कक्षा 11 कुमाऊं पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से। आप सभी में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मैं बाल से जुड़ी
ऑनलाइन कार्यक्रमों से पहले मैं बाल प्रहरी के ऑफलाइन कार्यक्रमों में जुड़ती रही थी। तो एक बार मेरी बहन का बनाया गया चित्र बाल प्रहरी की पुस्तिका में छपा, तो उदय कराला सर ने मुझे बाल प्रहरी के इस समूह में जोड़ा। अब मैं मेरा संचालन करने का मन कैसे किया? जब मैं अपने से छोटे या बड़े प्रतिभागी को संचालन करते हुए देखती थी, तो मेरा भी संचालन करने का मन करता था। इसलिए मैंने उदय किराला सर से बात करी और उन्होंने मुझे आज दूसरी बार संचालन करने का मौका दिया। अब मैं ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी खुशी कोहली, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मेरा नाम खुशी कोहली है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर है। बाल प्रहरी के सर वरिष्ठ साहित्यकार श्री श्याम पलट पांडे सर जी को मेरा नमन। हमारे शिक्षा विभाग के विद्वान एवं उप निदेशक श्री आकाश आसवर सर जी को भी मेरा नमन। जिनसे हम सभी का मनोबल बढ़ाने वाले श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी एवं बाल प्रहरी के संपादक एवं हम सभी बच्चों के पीजी उदय किराला सर जी को मेरा प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि श्रीमती काजवेश्वरी सिंह जी, गुड़गांव हरियाणा से। मैम, आपको मेरा नमन। आज की अध्यक्षता कर रही कुमारी एंजल राज, कक्षा 11, कुमाऊं पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से। आज का संचालन कर रही मेरी छोटी बहन यशस्वी जोशी, कक्षा 6, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसे कि आप सभी को आज पता हो कि शिक्षण कार्यशाला है। तो शिक्षण कार्यशाला में हमें शिक्षक बतौर अपनी प्रस्तुति है। तो शिक्षक जैसी अपनी प्रस्तुति देते हैं, जैसे हम बच्चों को जैसे हमें पढ़ाते हैं, वैसे हम बच्चों को भी तो सबको अपने अपने मनपसंद पाठ चुनने हैं। तो मेरा मनपसंद पाठ है भगवान के डाके, जो ब्रह्मधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। मेरी जो पाठ है जो कुछ इस प्रकार से। पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं, जो एक महादेश से जाकर दूसरे महादेश को आते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं। पक्षी और बादल होते हैं वो भगवान के डाके होते हैं। डाके का अर्थ होता है जो दूसरे समूह या कई देश जाकर अपना संदेश पहुंचाते हैं, जो एक महादेश से जाकर दूसरे महादेश को आते हैं। मतलब जो एक महादेश से जाते हैं और दूसरे महादेश को आते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, पर उनकी लाई हुई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनका अर्थ समझ लेते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो खाली यही सोचते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है, और वह सुगंध लेकर पक्षियों की पाखों पर तिरता है। मतलब वो पक्षी उसको लेके जाते हैं, और एक देश का भाप दूसरे देश पर पानी बनकर गिरता है। जो एक देश का भाप होता है वो दूसरे देश पर पानी बनकर गिरता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। आपने हमें भगवान के डाके वाला पाठ समझाया। अब मैं आपको इस कार्यशाला के कुछ नियम बताती हूँ। नियम क्रमांक 1, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो वह अपना माइक और कैमरा दोनों ऑन रखे। नियम क्रमांक 2, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में कोई अन्य प्रतिभागी अपना माइक और कैमरा ऑन करके बाधा ना डाले। नियम क्रमांक 3, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज शिक्षण कार्यशाला है, तो आपको 5 मिनट में एक अपना मनपसंद पाठ समझाना है। नियम क्रमांक 4, यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, इसलिए जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से अभिभावक मदद ना करें। अब मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के पहले प्रतिभागी मेरे भाई दीक्षित खेतवाल, कक्षा 6, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं?
जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षित सिंह खेतवाल है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर है। जैसे कि आज शिक्षा और गायन कार्यशाला है और मेरे बोल इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक ओलंपिक में एक गेम दौड़ हो रही थी और उसमें सारे अपाहिज लोग थे। उसमें एक छोटी सी बच्ची थी और छोटी सी बच्ची थी, तो जैसे ही दौड़ शुरू हुई तभी वो बढ़ते रहे और वो छोटी सी जो बच्ची थी वो गिर गई। छोटी सी जो बच्ची थी वो गिर गई। तभी उसी के बगल में से एक जना और जा रहा था और उसको उस बच्ची पे तरस आया, इसलिए वो उसकी मदद करने लगा। और जो रेस में दौड़ रहे थे और जो प्रतिभागी थे उनने भी उसकी मदद की और वो चलते रहे। अंतिम दौर आया और सभी साथ में थे। तभी उन सभी ने एक साथ लाइन पार की और जो जो जज थे उन्होंने सोचा किसको विजेता घोषित करे। तो भी उनने निर्णय लिया कि सभी विजेता है और उनने अपना अपना पुरस्कार दे दिया। जी धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की दूसरी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी पावनी खेतवाल, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर से। दीदी, क्या आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी बहन, आपका धन्यवाद। मेरा नाम पावनी खेतवाल है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज शिक्षण कार्यशाला है, तो मैं भी आज आपको शिक्षण बतौर अपनी जो एक पाठ्य पुस्तक की एक प्रथम पाठ जो है लाख की चूड़ियाँ, उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जिसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मैं समायाची हूँ। एक बार बदलू, सारे गांव में बदलू मुझे अच्छा लगता था। यह एक लेखक जिसने ये किताब जो ये इसने ये पुस्तक ये पाठ लिखा है, वो बोलता है कि मुझे पूरे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता है, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता है। तो लाख की गोलियां मतलब वो सुंदर सुंदर उसे एक चूड़ियां बना के देता है। और वह जब अपने जो बदलू था, उसका जो लेखक था, वो बदलू के रिश्ते में मामा लगता था। मतलब जो बदलू था वो लेखक के रिश्ते में मामा लगता था। तो जब लेखक की छुट्टियां पड़ती थी, वो हमेशा अपने मामा के वहां चले जाता था। तो जो उसके जो मामा थे, वह उसे हमेशा मतलब जब वो घर जाता था, उसे अपने बगीचे के आम था। और जब जाता था सुंदर सुंदर लाख की गोलियां लाकर देता था। तो जब वो उसकी लाख की गोलियां बन जाती थी, तो वो उसे दे देता था, जिससे जो लेखक होता था वो बहुत खुश हो जाता था। तो उसके बाद जब वो हमेशा कुछ समय बाद उसे मतलब वो वहां आता नहीं, गांव में आया नहीं। कुछ समय पहले जब छुट्टियां लगती थी, वो हमेशा आता था। तो जब कुछ समय बाद वो गांव में आना बंद कर देता है। जो लेखक होता था वह उसका बदलू मामा लगता था। तो लेकिन गांव के जो बच्चे थे वो उसे बदलू काका कहते थे, तो लेखक भी उसे बदलू काका कहकर बोलता था, बदलू मामा नहीं बोलता था। तो समय बीतता गया। अब बदलू अब कुछ नहीं सोचता है, क्योंकि अब एक बार अब उसने लेखक ने सोचा कि मैं अपने मामा के वहां कब से नहीं गया हूँ, आज अपने मामा के वहां जाऊंगा, क्योंकि उस समय छुट्टियां लगी थी। तो लेखक अपने मामा के वहां जाते हैं। तो बदलू वो देखता है कि एक नीम के पेड़ में, जहाँ पे वो पहले से काम करता था, नीचे नीम के पेड़ के नीचे बैठ के, वो वही नीम के पेड़ के नीचे बैठ के उदास हो रखे है। तो अब वह उदास है और वह सोचता है कि अब वह वहां अपने मामा के पास जाता है और बोलता है कि मामा जी, आप इतने उदास क्यों हैं? तो जो बदलू बोलता है कि बदलू बोलता है कि अरे बेटा, वो बात टाल देता है अपनी। तो जो लेखक होता है अब वह समझ जाता है। तो उसके बाद वह कुछ नहीं कहता है। तो वह अपनी बेटी बदलू बोलता है कि तुम ये आम खाओ, ये इसी साथ पक रखे हैं ये वाले आम। तो वह उसे खिलाता है आम, और आम बदलू जो लेखक जो होता है वो आम खाता है और बहुत खुश हो जाता है।
फिर वह दोबारा से पूछते हैं कि आप इतने उदास क्यों थे? तो बदलू बोलता है कि अब बदलू से वो बात छुपी नहीं रह पाई और बदलू बोलता है कि मेरे मशीनी युग जब से आया है तब से मेरा काम बहुत चल नहीं रहा है, क्योंकि पहले से मेरे सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियों से हमेशा लोगों को फायदा होता था, उनके हाथ नहीं कटते थे। लेकिन जब से मशीनी युग आया है तो कांच की चूड़ियां बनना शुरू हो गई है। तो कांच की चूड़ियां बनती है तो वो लोग उन्हीं कांच की चूड़ियों को पहनते हैं और उससे जब उनके हाथ में चोट भी लग जाती, कांच की चूड़ियां जब नीचे टूटती है तो बदलू अब बहुत उदास होता है। फिर वह उस आम की खेती करने लगता है, जिससे फिर वह वही काम करता है। तो जो लेखक होता है वो बहुत उदास हो जाता है। तो वो जब घर जाता है तो बदलू बोलता है कि तुम यहाँ से कोई सिंदूरी आम लेके जाओ। तो वो छाट के लेखक को सिंदूरी आम देता है और जिससे लेखक बहुत खुश हो जाता है और लेखक उसके बाद भी अपने मामू के वहां आता है और हमेशा अपने मीठे मीठे आम खाता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की तीसरी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। दीदी क्या आप उपस्थित है? जी मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा JN पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हमारी शिक्षण कार्यशाला है, तो मैं भी अपनी सप्लीमेंट्री कॉपी का चांदनी चैप्टर आप सभी को पढ़ाऊंगी। तो एक समय की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति अल्मोड़ा में रहता था। तो अल्मोड़ा में वो बहुत पॉपुलर था। अपनी जहाँ वो रहता था उस जगह में वो बहुत पॉपुलर था। उसको जो नाम दिया था वो अब्बू खान नाम दिया था। तो वो अकेला रहता था और उसके पास कुछ गोट थी, मतलब कुछ बकरियां थी। अब बहुत सारी बकरियां थी, उन्हें अपने पालतू जानवर की तरह रखता था। तो उसने उन बकरियों को बहुत ही फनी, मतलब मजाकिया नाम दे रखे थे, जैसे कलुआ, मूंगिया और गुजरी, ऐसे करके उन्हें अपने बकरियों के नाम दे रखे थे। वो उन्हें रोज घास चरने ले जाता था। तो एक दिन सब बकरियों ने बात करी, मतलब आपस में, कि हम लोग को उनके जो अब्बू खान जहाँ रहते थे, तो उसके ही कुछ दूर पे एक बहुत सुंदर पहाड़ था, मतलब पहाड़ी थी। तो सब उनने बात करी बकरियों ने कि हमें उस पहाड़ी में जाना चाहिए और हम यहाँ ऐसे अपना फ्रीडम, मतलब अपनी स्वतंत्रता लेनी चाहिए। हमें किसी यहाँ बंध के नहीं रहना है, हमें अपनी स्वतंत्रता में रहना है। तो जो अब्बू खान थे वो ज्यादा अमीर भी नहीं थे, वो गरीब थे। तो उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी कि सारी जो बकरियां थी उन्हें छोड़ के चली जाती थी। तो अब उनने क्या करा, वो उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो सब उन्हें छोड़ के चली जाती थी। और जब वो वहां पहाड़ी में जाती थी तो पहाड़ी में एक वुल्फ रहता था, भेड़िया। तो वो उन सबको खा जाता था। तो अब्बू खान सोचते थे कि ये तो उन्हें खा जाने, तब भी मुझे छोड़ के चले जा रही हैं। तो फिर अब्बू खान एक नई बकरी लाए, बहुत सुंदर। उसके 2 हॉर्न्स थे, छोटे छोटे, जो सींग होती है उसकी थी। छोटा सा है उसका सर था और उसके पास ग्लीमिंग रेड आईज थी, लाल चमकती हुई आंखें थी उसके पास। तो ये बहुत फ्रेंडली थी, बहुत अच्छी थी। तो वो अब्बू खान उसे कहानियां सुनाते थे, तो अब्बू खान की कहानियां भी सुनती थी। वो सब कुछ सुनती थी अब्बू खान से। तो अब्बू खान जो हो गए, वो चांदनी को अब बहुत अच्छा मानते थे, कि वो सोचते थे कि अब चांदनी मुझे कभी छोड़कर ही नहीं जाएगी। बट वो अभी भी गलती कर रहे थे, क्योंकि चांदनी जो थी उसने भी बाहर पहाड़ियों की तरफ देखा, वो कितनी सुंदर पहाड़ी लग रही है, मुझे वहां जाना चाहिए। हर सुबह वो चांदनी थी, वो उसे देखती थी पहाड़ियों को। तो वो सोचती थी, वाह कितनी सुंदर पहाड़ियां हैं, मैं भी वहां जाऊंगी और वहां की फ्रेश, बहुत ताजी हरी भरी घास खाऊंगी। तो जो उसके गले में रोप बांधी थी, तो उसे अब बहुत चिढ़ मचने लगी थी कि मैं नहीं जाऊंगी। उसने अपना खाना भी छोड़ दिया था, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। तो अब्बू खान बहुत वो हो गए थे, परेशान, कि क्यों नहीं खा रही है। तो अब्बू खान ने उससे पूछा कि तुम क्यों नहीं खा रही हो, तुम इतनी दुबली पतली हो गई हो। तो
उसने वो इसलिए खाना छोड़ रही थी ताकि जो पतली हो जाए और उसके जो गले की रस्सी है वो खोल ले आराम से, ताकि फिर वो भाग जाए पहाड़ों में। तो अब्बू खान ने उससे पूछा कि तुम क्या खाना पसंद नहीं आ रहा है? मैं तो तुम्हें इतना अच्छा खाना दे रहा हूँ। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे पहाड़ियों में जाना है। तो अब्बू खान गुस्सा आ गए। अब्बू खान ने बोला नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा, वहाँ बहुत बड़ा भेड़िया है, वो तुम सबको खा जाएगा। तो जो उसको एक कमरे में बंद कर दिया उन्हें। तो उस कमरे में एक खिड़की थी बहुत बड़ी-सी। तो जो चाँदनी थी वो उस खिड़की से कूदकर भाग गई पहाड़ों की तरफ। तो अब वहाँ पे जब चाँदनी पहुँची तो उसे एक बूढ़ी से मतलब जो जंगली बकरियाँ होती हैं उनका झुंड मिला। तो चाँदनी से उनने पूछा कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल होगी? तो उसने बोला नहीं। तो अब धीरे-धीरे क्योंकि वो अपना जो स्वतंत्रता थी खुद जीना चाहती थी अकेली। तो जो अब शाम होने लगी धीरे-धीरे, सूरज ढलने लगा तो अब आवाज़ें आने लग गई भेड़िए की। तो अब वो डर गई कि क्या होगा? तो अचानक से उसके आगे एक भेड़िया आ गया। तो अब उसको याद आई कि उसने बोला था कि मुझे वहाँ भेड़िया मिलेगा। तो लेकिन चाँदनी नहीं डरी, वो अपने डर का सामना करते हुए उस भेड़िए से लड़ी। चाँदनी खून से लथपथ हो गई लेकिन उससे लड़ती रही और सुबह सूरज उगने लगा और तो सभी वहाँ पे चिड़िया चहचहाने लगी। तो एक चिड़िया ने बोला कि मुझे पता है भेड़िया ही जीतता होगा। लेकिन एक बूढ़ी चिड़िया बोली नहीं, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ कि चाँदनी जीती है, क्योंकि चाँदनी वो जीती है क्योंकि वो अपने डर का सामना करके उस भेड़िए से लड़ी है। तो वही इस जंग की विजेता है। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के चौथे प्रतिभागी मेरे बड़े भाई अपेक्षा राज मैं क्षमा चाहती हूँ। आज की चौथी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी अपेक्षा राज कक्षा 7 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत। जी धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा राज है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज शिक्षण कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के सामने अपनी पाठ्य पुस्तक की एक चैप्टर आप सभी को समझाने जा रही हूँ। तो मेरी पाठ्य पुस्तक का नाम है हनीकॉम्ब और मेरे चैप्टर का नाम है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंका और इसके लेखक हैं रोल्ड डेन। तो इस चैप्टर में एक साइंटिस्ट होते हैं जिनका नाम होता है मिस्टर विली वोंका, जिन्होंने एक चीज इन्वेंट करी थी जिसका नाम था वोंका वाइट। वो मतलब जिससे वो उस इन्वेंशन से जो लोग थे वो बहुत छोटे हो जाते थे और वो जो मिस्टर विली वोंका ने जो इन्वेंट करा था वो बहुत हार्ड था। और एक लड़का था जिसने उसे पिया तो वो -87 हो गया, मतलब गायब हो गया। अब उसे 87 इयर्स के लिए वेट करना पड़ेगा कि वो 87 इयर्स के बाद पैदा होगा। तो जो मिस्टर विली वोंका होते हैं वो सोचते हैं कि उन्हें एक नई चीज इन्वेंट करनी चाहिए जिससे कि जो लोग हैं वो ओल्ड हो जाएं। तो जो मिस्टर विली वोंका है वो सोचते हैं कि वापस से मुझे अपनी शर्ट के बाजुओं को ऊपर करना पड़ेगा और काम के लिए बैठना पड़ेगा। वो सोचते हैं कि मुझे वापस से अपना दिमाग निचोड़कर एक नई चीज बनानी पड़ेगी जिससे कि लोग बड़े ओल्ड हो जाएं तो ओल्डेस्ट हो जाएं तो वो हंसने लग जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि उनके दिमाग में बहुत सारी आइडियाज आने लग जाते हैं। तो फिर वो सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो एक सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन दिस वर्ल्ड, मतलब कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पुरानी चीज क्या है जो सबसे ज्यादा जीवित रह पाती है। तो जिससे वो पूछते हैं वो कहता है कि अ ट्री। द चार्ली सेड, मतलब जिससे उन्होंने पूछा होता है उसका नाम चार्ली होता है। तो वो बोलता है कि इसका सही जवाब पेड़ है।
तो जो मिस्टर विली वोंका होते हैं वो कहते हैं तुम सही हो, लेकिन कौन से तरीके का पेड़? तो वो कहता है नॉट द डूगल्स फर, नॉट द ओक और नॉट द कैडर, नो नो माय बॉय। तो वो वो कहते हैं कि इनमें से कोई भी नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सबसे ज्यादा कौन सा पेड़ जीवित रहता है। तो वो बताते हैं कि ब्रिस्टल पाइन ट्री उसका नाम है, और वो तुम्हें नेवाडा यूएसए के विलर पाइन्स, विलर पीक की स्लोप्स मतलब उसके ढलानों पर मिलेगा, जो 4000 साल तक जीवित रह सकता है। तो वो बोलते हैं चार्ली सच है, अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो तुम एक डेंड्रोक्लोरोलिस्ट से पूछ सकते हो। वो एक साइंटिस्ट है, मतलब जो तुम्हें पेड़ों के बारे में बता सकते हैं, मतलब पेड़ों की उम्र के बारे में बता सकते हैं उनकी रिंग्स देखकर। और फिर वो कहते हैं, मिस्टर विली वोंका कहते हैं चार्ली से कि तुम इस वर्ड को अपनी डिक्शनरी पे भी ढूंढना जब तुम अपने घर जाओगे। तो फिर जो मिस्टर विली वोंका होते हैं वो अपनी रिसर्च के लिए चले जाते हैं, और अपनी पूरी जगह वो हर जगह जाते हैं, और जो सबसे ज्यादा पुरानी और बहुत ज्यादा पुरानी चीजें होती हैं वो उनको ढूंढते हैं, जैसे कि वो द विस्कर्स, मतलब वो एक बिल्ली की जो मूछें होती हैं, जो 36 ईयर ओल्ड की बिल्ली थी उसकी मूछें लेके जाते हैं, जिसका नाम क्रम्पेट होता है। और एक 168 ईयर ओल्ड का बूढ़ा होता है, जिसके वो पाँव के नाखून काटकर उन्हें जमा करते हैं, और एक बहुत बड़ा रैट जो तिब्बत में मिलता है, जो 207 इयर्स ओल्ड का था, उसके वो टेल लेके आए, और ऐसी बहुत सारी चीजें लेके आए। तो फिर वो चार्ली से कहते हैं मैं पूरे वर्ल्ड में घूमा और मुझे बहुत सारी नई नई चीजें मिली, और मैंने एनिमल्स मतलब जानवर या फिर बहुत सारी पुरानी चीजों को जमा करा, जैसे कि किसी के बाल और किसी के आईब्रोज और सोते हुए जानवरों के नाखूनों के बीच में फंसा हुआ जाम। तो फिर उन्होंने ये सब जमा किया। फिर वो चार्ली से कहते हैं कि अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें इन सब चीजों के बारे में बता सकूं। तो वो कहते हैं बस अंत में मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारा पानी उबालने के बाद और उसमें बुलबुले उठने के बाद उसे अच्छे से मिलाने के बाद इन्वेंटिंग रूम में जाके उसका टेस्ट करके उन्होंने एक छोटे कप में ऑयली ब्लैक लिक्विड रखा, मतलब काला तेली लिक्विड तैयार किया, और उसके 4 बूंदे एक 20 ईयर ओल्ड ओम्पा लोम्पा जो उनका सेवक था उसको पिलाई। तो फिर जो चार्ली होता है वो पूछता है कि फिर क्या हुआ। फिर जो मिस्टर विली वोंका होते हैं वो बोलते हैं उसके बाद तो बहुत अच्छा हुआ। जो उनका सेवक था जिनको उन्होंने वो बूंदे पिलाई वो अचानक से बहुत बूढ़े होने लग गए, उनके बाल झड़ने लग गए, उनके मुंह पे झुर्रियां आने लगी और उनके दांत भी गिरने लगे। कि मिस्टर विली वोंका को सोच भी जैसी वो को सोच रहे थे वैसे ही वो बहुत बूढ़े आदमी में वो बदल जाता है। तो जो मिस्टर विली वोंका होते हैं वो कहते हैं कि यही मेरी इन्वेंशन थी और जिसका नाम वीटा वोंका था। तो अब मैं आपको कुछ कठिन शब्द बताना चाहती हूँ। स्क्वीज्ड निचोड़ना, सेट टू वर्क काम के लिए बैठना, पिंट ऑफ सेट मतलब रस, और क्लिपिंग्स काटना और जमा करना, विस्कर्स मतलब मूछे, और फ्लिया मतलब कीड़ा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। मेरा पुनः सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि वे कृपया 5 मिनट के समय का विशेष ध्यान रखें। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ कि आकाश सांसद सर को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय यशस्वी
सबसे पहले प्रिय यशस्वी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में परम सम्मानित श्रीमती कामेश्वरी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय खुशी, अध्यक्षता कर रही प्रिय एंजल और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय यशस्वी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक बालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण एवं प्यारे बच्चों। शिक्षण कार्यशाला निश्चित रूप से भावी शिक्षक बनाने के लिए एक बेहतरीन पहल। बाल प्रहरी की कार्यशाला में बच्चे यदि भविष्य में शिक्षक बनेंगे, वो कैसा शिक्षण करेंगे उसकी झलक इस कार्यक्रम में देखने को मिलती है। बहुआयामी कार्यशालाएं बाल प्रहरी के मंच की शोभा है और इन कार्यशालाओं से बच्चों के व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। आज दीपावली महापर्व के शुभारंभ की सभी को बधाई देते हुए, भगवान धन्वंतरि जी के जन्म दिवस की भी बधाई देते हुए और ये आशा करते हुए कि हम निश्चित रूप से हमारे महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेंगे और एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित में सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर पुनः महापर्व दीपावली की सभी को बधाई देते हुए और महाकवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, अब मैं इन 2 पंक्तियों को समर्पित करते हुए श्री आकाश शास्त्री सर का आभार व्यक्त करती हूँ। फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, आप आए पटल में तो खुशियां नजर आई। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की 5वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कृति जोशी, कक्षा 3, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृति जोशी है, मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसे कि आज शिक्षण कार्यशाला है, मेरी पाठ्य पुस्तक का नाम है रिमझिम और उसके लेखक का नाम है R.S. त्रिपाठी। ये कहानी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के प्रति जलन नहीं करनी चाहिए, आवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। आवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत जलन हुई। वह एक कपड़े का टुकड़ा लेकर चला गया आवंती की दुकान पर उसे परेशान करने। दरवाजे के बाहर पहुंचते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, आवंती, जरा इस कपड़े को रंग दो। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी इसलिए आया हूँ। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा रंगाई कैसी है। आवंती ने सेठ जी से पूछा, इस कपड़े को आप किस रंग का करवाना चाहते हैं? सेठ जी बोले, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो नहीं, लेकिन मेरे को लाल, पीला, सफेद, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते।
सेठ ने कहा, अच्छा इस कपड़े को लेने मैं किस दिन आऊं? आवंती बोला, इस कपड़े को लेने आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की छठी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी योशा शर्मा, कक्षा 8, विजडम पब्लिक स्कूल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। दीदी क्या आप उपस्थित है? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभी को शुभ संध्या। मैं योशा शर्मा, कक्षा 8, विजडम पब्लिक स्कूल की छात्रा आज शिक्षक बतौर एक पाठ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी पुस्तक का नाम है वामिका और मेरा नाम है भोला राम का जी। उसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। मुझे यह पाठ इसलिए पसंद है क्योंकि हरिशंकर परसाई जी इस पाठ को एक व्यंग के तौर पर हमें इस पाठ को व्यंग के तौर पर समझाया है। इस पाठ के कुछ कठिन शब्द हैं असंख्य, जिसकी गिनती ना हो सके। अलौट, अवंतित करना, बदहवास, बौखलाया हुआ। अब मैं अपना पाठ शुरू करती हूँ। इस पाठ में एक भोला राम नामक व्यक्ति था जिसने 5 दिन पहले देह त्यागी थी। वह 5 साल पहले रिटायर हो चुका था, लेकिन उसकी पेंशन नहीं आई थी। एक दूत उसकी देह को लेने गया, उसकी आत्मा को लेने गया और लेकिन वापस नहीं आया। तो नारद जी उसकी आत्मा को ढूंढने गए। वह भोला राम के घर पे पहुंचे, जो जबलपुर के छवापुर मोहल्ले में रहता था। उसकी पत्नी ने बताया कि उसको गरीबी की बीमारी थी, इस वजह से वो चल बसे। उसकी पत्नी ने नारद जी से विनती करी कि आप सरकारी दफ्तर जाइए और हमारी पेंशन चालू करवाइए। नारद जी गए और उन्होंने सारे बाबुओं के पास गए और फिर उन्हें बड़े साहब के दफ्तर में भेजा गया। वहां पे जाके बड़े साहब ने कहा कि आपकी वीणा बहुत सुंदर है, भोला राम के पेंशन पर आपको वजन रखना पड़ेगा। नारद जी ने कहा कि यहाँ तो वजन रखा है, तो आप पेपर वेट रख लीजिए। बड़े साहब ने कहा कि यहाँ पे रिश्वत चलती है। फिर बड़े साहब ने कहा कि आप अपनी वीणा दे दीजिए, भोला राम के पेंशन पर आपकी वीणा का वजन रखा जा सकता है। नारद जी बोले कि ठीक है, आप मेरी वीणा ले लीजिए और भोला राम की पेंशन चालू करवा दीजिए। बड़े साहब ने नारद जी की वीणा लेके और फिर से उसका नाम पूछा, तो नारद जी ने थोड़ा जोर से बोला भोला राम। तभी उनकी फाइलों में अटके भोला राम की जीभ की आवाज आती है। तो नारद जी कहते हैं कि भोला राम तुम यहाँ हो, तुम आए क्यों नहीं? तो भोला राम का जो जीव होता है वो कहता है कि मुझे अपने दरख्वास्ते में ही अटके रहने दीजिए। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की 7वीं प्रतिभागी मेरी बहन मानवी, कक्षा 6, कुमाऊं पब्लिक स्कूल, द्वाराहाट, अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित है? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपका आभार। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं मानवी, कक्षा 6, कुमाऊं पब्लिक स्कूल, द्वाराहाट, अल्मोड़ा से। आज मैं बाल प्रहरी मंच के ग्रुप में ऐड हुई हूँ क्योंकि आज एक चैप्टर हम एक्सप्लेन करेंगे एक टीचर के रूप से। तो मैं मेरी हिंदी की किताब वसंत भाग 1 से एक पाठ आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, जिसका नाम है ऐसे ऐसे, और इस पाठ के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं।
पहले मैं इस पाठ के कुछ शब्दार्थ बताना चाहूंगी। शब्दार्थ है वैद्य जी, डॉक्टर, घबराना, डर जाना, सहलाना, किसी पर प्यार से अपना हाथ फेरना। अब मैं इस पाठ का एक्सप्लेनेशन शुरू करूंगी। इस पाठ में एक बच्चा होता है जिसका नाम मोहन होता है। मोहन अपना घर का काम यानी गृह कार्य करना भूल चुका था, इसलिए उसे डर लगता है कि अगर वो अब विद्यालय जाएगा तो उसके गुरुजी उसे डांटेंगे। गुरुजी मतलब टीचर। तो अब गुरुजी डांटेंगे तो फिर मोहन ने एक बहाना सोचा कि मैं बोलता हूँ मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। अब वो पहले तो थोड़ी देर कंबल ओढ़ के बैठा और फिर चिल्लाया, ओ माँ मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, सुनती हो माँ? तो फिर उसकी मम्मी वहां से भागते हुए आती है और बोलती है, क्या हुआ बेटा? तो मोहन बोलने लगता है, माँ मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। माँ ने बोला, ऐसे ऐसे ये क्या है? मोहन ने बोला, पता नहीं माँ, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। अब जो मोहन की माँ थी वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। तो फिर मोहन की जो मम्मी थी उन्होंने मोहन के पापा से बोला कि आप वैद्य जी को बुला के लाइए, मोहन की तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है। वैद्य जी आए, जो कि उनके बगल में ही रहते थे, उनके पड़ोसी थे। पड़ोसी मतलब जो लोग बगल में रहते हैं। तो पड़ोसी जो थे तो वो आए और उन्होंने बोला, वैद्य जी ने बोला, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें बुखार है तो तुम थोड़े दिनों के लिए आराम करो, 4-5 दिन। तो जैसे ही मोहन ने 4-5 दिन सुना वो तो बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि अब स्कूल तो जाना नहीं है और होमवर्क की कोई टेंशन नहीं। तो उसके बाद फिर जब थोड़ी देर हो जाती है वैद्य जी को जाए हुए, वो फिर दोबारा से चिल्लाने लगता है मोहन, माँ, ओ माँ, मेरे को ऐसे ऐसे होता है। अब माँ जाती है और मोहन से बोलती है, ठीक है तुम बाहर चलो और अपना पेट टटोल लो। तो फिर अब पेट टटोल लो मतलब उल्टी कर लो या फिर कुछ इस टाइप का, इस प्रकार का, कि कुछ लिक्विडी फॉर्म अगर हमें पच नहीं रहा है खाना तो वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है, तो उसे बोलते हैं पेट टटोलना। तो फिर अब मोहन गया और 2-3 बार उहू उहू करके आ गया, ताकि मम्मी को लगे कि मैंने अपना पेट टटोल लिया है, उल्टी कर ली है, लिक्विडी फॉर्म मतलब आ चुका है बाहर। तो फिर उसके बाद फिर बच्चे बोला कि माँ मैं जा रहा हूँ, और फिर बच्चे ने कुछ खाया भी नहीं, मतलब वो ऐसे ही कमरे में चले गया और वो तो खुश था क्योंकि वो बहाने ऐसे ही मार रहा था क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था। तो फिर उसके टीचर आए। अब कुछ कहानियां ऐसी होती है जिनसे साफ साफ पता चलता है कि जिस जमाने की एक कहानी है उस टाइम पे फोन यूज नहीं होते थे। तो इस कहानी से भी पता चल रहा था कि इस कहानी पूरी कहानी पे कहीं पे भी ये नहीं पता चल रहा था कि फोन यूज होगा। तो फिर अब फोन यूज नहीं था, तो अब टीचर्स जो कि अब मोहन ऐसा बच्चा है कि वो बहुत ज्यादा कम छुट्टी लेता है, मतलब पूरे साल भर की टोटल उसकी छुट्टियां मिला के मान लो 1 महीने की हो रही है, तो टीचर सोचता ही है कि आखिर बच्चा क्यों नहीं आया आज। तो वो उसके जो टीचर थे, गुरुजी थे, वो उसके घर गए और बोला कि मोहन आखिर क्यों नहीं आया आज स्कूल। तो उसकी मम्मी ने बोला, मेरे पेट में ऐसा ऐसे होता है। और गुरुजी बहुत ज्यादा खुश हो गए ये बात सुन के कि उसके पेट में ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि गुरुजी हैं। अब गुरुजी से हम कितना ही झूठ बोले, हम पकड़े ही जाएंगे। तो गुरुजी कमरे में गए मोहन के और मोहन से बोला, तुमने काम नहीं किया है ना? मोहन पहले तो बोलने लगा, जी मैंने होमवर्क नहीं किया है, मतलब गृह कार्य नहीं किया है। उसके बाद फिर जो टीचर थे, मतलब जो गुरुजी थे, उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ और तुम अपना काम कर लो। तो फिर मोहन ने बोला, ठीक है गुरुजी, और उसके अगले ही पल मोहन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उसका बुखार सब गायब और वो खेलने भाग जाता है। तो इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है, वो है कि अगर हम कितना ही कुछ कर लें, हम अपने टीचर्स से और अपने पेरेंट्स से कभी भी नहीं बच सकते, चाहे कितना ही झूठ बोल लें। धन्यवाद, और आप सभी को धनतेरस की काफी ज्यादा बधाइयाँ। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और इन 2 पंक्तियों के साथ बड़े आदर से आमंत्रित करती हूँ आज की मुख्य अतिथि श्रीमती कामेश्वरी सिंह मैम, गुड़गांव हरियाणा से। दिव्य हुआ पटल, यह दिव्य हुआ है मंच,
दिव्य हुआ पटल यह, दिव्य हुआ है मंच, दिव्य दिवस यह हो गया। आइए जयश्रीमन। मैम, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, बिल्कुल। आपका बहुत आभार, बहुत बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं आप। तो जैसा कि आज मुझे मुख्य अतिथि के दूसरे उस पे मौका मिला है बोलने का। दिनांक 19 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को 1033वां कार्यक्रम है। इस प्रकार ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के मंगल चरणों में मैं कामेश्वरी सिंह नमन करती हूँ। आज 19 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को 1033वां अंक में शिक्षण कार्यशाला में आदरणीय श्री उदय किरोला जी, संपादक बाल प्रहरी एवं बाल साहित्य का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आज उनके द्वारा मुझे मुख्य अतिथि का दायित्व सौंपा गया है और नन्हे मुन्ने बच्चों से बात करने का मौका भी मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्हें साथ ही आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक अहमदाबाद गुजरात से, उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि बच्चों का मनोबल चैट बॉक्स के माध्यम से बढ़ाते हैं और अंत में सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उत्तराखंड सरकार में उच्च पद पर आसीन आदरणीय डॉक्टर आकाश सारस्वत, उप शिक्षा निदेशक एवं प्राचार्य डाइट गोचर चमोली का मैं भी आभार प्रकट करती हूँ। डॉक्टर आकाश सारस्वत सर अपने बहुमूल्य समय, व्यस्त समय में 2 घंटे का समय निकालकर बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और पढ़ाई के प्रति जागरूक करते हैं, बुरे कार्यों से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं, जिसके कारण सभी मंचासी विद्वान साथी और बच्चे प्रभावित होकर कहना मानते हैं। बच्चों की टीम में आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी खुशी कोहली जी को दीपावली के शुभ आशीष और आशीर्वाद देती हूँ कि दिन प्रतिदिन अपने दायित्वों का निर्वाह कर बहुत ही खूबसूरती से कर रही हैं। आज की अध्यक्षता कर रही कुमारी एंजल राज कुमाऊं पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा को भी शुभाशीष एवं आशीर्वाद देती हूँ। आज का संचालन कर रही कुमारी यशस्वी जोशी, जो कि बहुत ही छोटी कक्षा की छात्रा मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा का संचालन बेहतरीन तरीके से कर रही हैं, तो मेरा दिल से शुभ आशीष एवं आशीर्वाद। प्रिय बच्चों, आज इनके अलावा 10 प्रतिभावान छात्र छात्राएं कक्षा शिक्षण में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, जो कि अपनी मनपसंद पाठ का शिक्षण कर रहे हैं। शिक्षण कार्य कक्षा में ऐसा होना चाहिए बच्चों कि प्रत्येक बच्चा और छात्र लाभान्वित हो और हो सके। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, मैं सरस्वती शिशु मंदिर इच्छा रुद्रकोट जनपद उधम सिंह नगर में 15 वर्ष तक शिक्षिका के पद पर रही हूँ। मेरा प्रयास ये होता गुरु डरे नहीं, अपनी बात को खुलकर गुरु के सामने रखें और उनके गुरु से और शिष्य का ऐसा व्यवहार हो जिससे कि बच्चा उनको अपनी कुछ भी वो कमियां हो बता सके, बल्कि बेहिचक संवाद करें और पाठ का वाचन करते समय कोई भी उन्हें परेशानी ना हो। पाठ का वाचन ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चा अपने बता सके इसमें क्या कठिनाई है, तो अपनी शिक्षिका से बात कर सके। मैं कक्षा में जाने से पहले 2 से 3 घंटे घर पर पढ़कर अध्ययन करके विशेष तैयारी करके जाती थी
जिससे कि बच्चों को मैं 100% देकर प्रत्येक बच्चों को संतुष्ट कर सकूं। जैसे जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको हमें क्या करना चाहिए कि उन्हें हमें सबसे पहले आगे रखना चाहिए, जिससे कि उन्हें सीखने का मौका मिले। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो कर ही लेंगे, उनको भी, तो जो कमजोर बच्चे हैं उनको हमको पहले देना चाहिए कि जिससे कि बच्चा सीखे। बाकी तो फिर बच्चे सीखते ही हैं। बच्चे मेरे से प्रसन्न तो रहते थे, अभी भी मुझे याद करते हैं और मित्रता पूर्वक बातें करते रहते हैं। अच्छा गुरु या शिक्षक वही है जो सामंजस्य बनाकर अपना संपूर्ण ज्ञान बच्चों में उड़ेल दे और छात्र छात्राएं लाभान्वित होकर उनका भविष्य उज्जवल बनाए। इस मंच का में विशेष कमाल यही है कि जितने बच्चे जुड़कर अपना प्रदर्शन करते हैं वह दिन प्रतिदिन अच्छा नाम कमा रहे हैं और अनुशासन में रहकर जनपद और राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। सुनकर अति प्रसन्नता होती है कि आज की इस पीढ़ी में इस मंच से बहुत कुछ सीखकर अपने स्कूल, अपने घर, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस मंच पर और मैं भी चाहूंगी कि हर बच्चा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और जैसे कि आज की कार्यशाला में बहुत अच्छा बच्चों ने संचालन किया, बहुत अच्छा बोला। पावनी खेतवाल जी जिन्होंने मामा जी के बारे में जानकारी दी। मामा जी के बारे में तो सभी जानते होंगे, नानी से संबंधित है, नानी नाना जी क्या, और इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नीलाक्षी कॉलोनी जी, आपने भी अल्मोड़ा में रह रहे बूढ़े पिता के बारे में जानकारी दी, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां बताई आपने। इस तरह से ही हमें शिक्षण करना चाहिए। अपेक्षा राज जी, कक्षा 7, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट, इन्होंने हमें वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी दी। और लास्ट में क्या है कि हमें कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग भी बताने चाहिए जिससे कि बच्चों को सीखने का अवसर मिले। शब्द बच्चों को जरूर बताने चाहिए। कुमारी कृति जोशी, कक्षा 3, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा, इन्होंने रिमझिम दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा हो इसके बारे में जानकारी दी, जो कि बहुत अच्छा है। दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बोला आपने। कुमारी योशा शर्मा, कक्षा 8, विजडम पब्लिक स्कूल अलीगढ़, आपने बुजुर्गों की पेंशन से संबंधित बहुत अच्छी कहानी बताई। बच्चों, मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। कुमारी मानसी, कक्षा 6, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट से, स्कूल नहीं जाना ये तो बच्चों का बहाना है, कभी पेट में दर्द, कभी कुछ, इसलिए कि स्कूल नहीं जाना है। तो ये तो सब बच्चे बहाना बनाते हैं और आप में से भी कई बच्चे होंगे जो बनाते होंगे, लेकिन मम्मी पापा लोग जबरदस्ती भेजते हैं तो स्कूल जाके वो दर्द वर्द सब गायब हो जाता है। घर में तो बहाने बनाते हैं तो मम्मी पापा डर जाते हैं। तो बहुत अच्छा सुनाया आपने। ऐसे ही और जो हमारे प्रतिभागी हैं और जो बच्चे हैं आने वाले, इसमें 2-4 बच्चे जो अभी शेष रह गए हैं उनका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि बहुत ही वो भी इस मंच पे आएंगे और बहुत ही अच्छा बोलेंगे। और यशस्वी जी, संचालन कर रही यशस्वी जी को मैं दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं व हार्दिक स्वागत करती हूँ। खुशी कोली जी, विशिष्ट अतिथि, पत्रों के माध्यम से संदेश पहुंचाना, जो कि अब तो पत्रों का मतलब बहुत कम वो बंद हो गया है, पत्रों के माध्यम से संदेश पहुंचाना। हमारे समय में चिट्ठी, पत्र, पोस्ट कार्ड, इन्हीं के माध्यम से संदेश
एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था और हम लोग भी लिखते थे, चिट्ठियां लिखते थे, पत्र लिखते थे, बहुत अच्छा लगता था। अब तो फ़ोन हो गए हैं और बहुत सारी सुविधाएँ हो गई हैं और जैसे कि नया हमारे मशीनी युग आ गया है तो बहुत-बहुत अच्छा हो गया है, एक देश से दूसरे से कैसे पहुँचना है। तो इसलिए बच्चों मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, अच्छा संचालन करते रहें और मुझे भी इस पे आने का मौका मिले, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी के साथ मैं थोड़ा 2 लाइन कहकर वक़्त से लड़कर वक़्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक़्त खुद अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा खुद अपनी वक़्त तकदीर बदल दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को शुभ आशीर्वाद और सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएँ और खूब मिठाई खाएँ आप लोग, खूब खुश रहें, सबकी दिवाली बहुत अच्छी हो, बहुत बढ़िया, सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएँ, शुभ आशीर्वाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आभार व्यक्त करती हूँ। शुभ रात्रि। जी मैम, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की 8वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी प्रियांशी बिष्ट कक्षा 11 राजकीय इंटर कॉलेज भगोना अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी धन्यवाद। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम एवं सभी शिक्षक साथी एवं सभी गुरुजन सभी को मेरा नाम प्रियांशी बिष्ट है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज भगुना है। आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका जिस पुस्तक का नाम है क्षितिज और पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा और पाठ के लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। पाठ के कुछ कठिन शब्द के अर्थ है जैसे कोम का जाति अर्थ है जाति और कस्बा छोटा शहर, लागत, खर्च और आश्चर्य। तो अब मैं आपको पाठ के बारे में बताऊंगी। हालदार जो पाठ के जो प्रमुख वो है पाठ जो वो है हालदार साहब। जो हालदार साहब थे वो हर 15वें दिन अपने काम के सिलसिले से बाहर जाते थे। एक कस्बे से गुजरते थे। कस्बा कुछ बड़ा नहीं था, एक छोटा सा शहर मान लीजिए और छोटा सा शहर मान लीजिए। वहाँ के ना ही मकान कुछ बड़े भी नहीं थे, मतलब छोटा सा बाजार मान लीजिए। और कस्बे में एक लड़कियों का स्कूल था और एक लड़कों का स्कूल। तो उस कस्बे के जो चौराहा था बीच में, तो वहाँ एक किसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने वहाँ एक बार एक शहर के मुख्य बाजार एक मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगा दी थी, प्रतिमा लगवा दी थी। तो उस प्रतिमा में हालदार जी जब रोज अपने उस कस्बे से गुजरते थे तो देखते थे कि उस मूर्ति में रोज नेताजी का चश्मा बदला रहता था। जैसे वो पहले दिन आते थे तो पहले दिन कोई और ही चश्मा लगा रहता था, फिर वो चले जाते थे, फिर दूसरे दिन आते फिर कोई और ही चश्मा लगा रहता था। फिर ऐसे ही बहुत दिन बीत गए थे तो हालदार जी ने बोला हालदार जी आश्चर्यचकित रह गए थे। तो हालदार जी ने पास में ही एक दुकान थी पान वाले की। तो हालदार जी ने उससे पूछा कि इस नेताजी की मूर्ति में ऐसा क्यों होता है। तो वो पान वाला
मुंह में पान ठूसा था। वह एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था और हल्दार साहब का प्रश्न सुनकर उसकी आंखों ही आंखों में हंसी आ गई थी और वह अपने मुंह पे पान ठूसा था, उसकी टोर थिरकती थी। तो उस पान वाले ने बताया कि यह एक व्यक्ति है जिसका नाम है कैप्टन। वह एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन। वह इस नेताजी की मूर्ति में हर रोज चश्मा बदलता रहता था। तो नेताजी ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों करते हैं, तो वो एक ही चश्मे से क्यों नहीं वो करता है। तो वह उस पान वाले ने बताया कि वह जब एक चश्मे को बेचने जाता है तो अगर आदमी को कोई दूसरा अगर वो चश्मा पसंद आ गया तो वो आदमी उसकी मतलब उस आदमी उस चश्मे वाले से उसका ऑर्डर करवाते थे। तो नेताजी को जो चश्मा पहनाता था उस चश्मे को निकालकर नेताजी के उसमें दूसरा चश्मा लगाता था, इसलिए नेताजी की मूर्ति पर रोज अलग-अलग चश्मे दिखते थे। तो नेताजी बहुत आश्चर्यचकित रहते थे। फिर कुछ दिनों बाद उस मूर्ति में एक ही चश्मा लगाया रहता था, तो नेताजी आश्चर्यचकित हो गए थे कि एक ही चश्मा क्यों लग रहा है। तो फिर नेताजी ने पान वाले से पूछा कि इस मूर्ति में अब एक ही चश्मा क्यों लग रहा है। तो पान वाले ने बताया कि जो वो कैप्टन था, जो वो लंगड़ा आदमी था, वह मर चुका है। तो नेताजी को इस बात से बहुत दुख हुआ। तो नेताजी ने सोचा कि अब नेताजी की इस मूर्ति में कभी चश्मा नहीं लगेगा, कभी चश्मा नहीं बदलेगा। तो फिर उन्होंने बोला अब मैं इस कस्बे से कभी नहीं गुजरूंगा। तो उससे उनको बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने एक बार उनका कुछ काम था, इसलिए उन्हें इस कस्बे से गुजरना पड़ा। तो उन्होंने देखा कि नेताजी के चश्मे में फिर भी कोई अलग-अलग चश्मे बदलते जा रहे। तो उन्होंने उस पान वाले से पूछा कि कैप्टन तो मर चुका है, तो इस चश्मे में कौन बदल रहा है चश्मा। तो उस पान वाले ने बताया कि इस चश्मे में छोटे-छोटे बच्चे अपने मतलब छोटे-छोटे बच्चे अपने खिलौने के चश्मे बनाकर नेताजी को पहना देते थे। तो नेताजी को पहना देते। तो हवलदार साहब के मन में खुशी जैसी जागी कि उन्होंने सोचा कि हमारे देश में अभी भी छोटे-छोटे बच्चे भी अभी भी कुछ हमारे देश में आने वाली पीढ़ी भी हमारे देश के लिए शहीद हुए जवानों को अभी भी याद करती है और उनका सम्मान करती है। जी धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की नवी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी भूमिका भट्ट, कक्षा 8, हिमालयन पब्लिक स्कूल, मानिला, अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? भूमिका भट्ट। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के 10वीं प्रतिभागी मेरे बड़े भाई अहम कुमार, कक्षा 9, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी, मध्य प्रदेश से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? अहम कुमार क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ती हूँ और बड़े ही आदर के साथ अब मैं इन दो पंक्तियों के साथ बड़े ही आदर से आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को। आपके आने से पट्टल में रौनक छा जाती है। आपके आने से पटल में रौनक छा जाती है। आपके आने से चारों ओर खुशियां आ जाती है। सर क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी यशस्वी जी, आपको ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित करता हूं आज के शिक्षण कार्यशाला में आपके शिक्षण पाठ प्रस्तुतिकरण के लिए। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है आपका यशस्वी जोशी जी। जी सर। समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज शिक्षण कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के सामने अपना एक मनपसंद पाठ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे पाठ का नाम है झांसी की रानी,
जिनकी लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। यह पाठ मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इस पाठ में हमें झांसी वाली रानी के बारे में बताया है कि कैसे वो लड़ी थी और कैसे वो लड़ी थी। अब मैं अपना पाठ शुरू करती हूँ। अंग्रेज जब भारत पर बहुत अत्याचार करने लगे तो राजवंश उनपर क्रोधित हो उठे, तो राजाओं में हलचल मच गई। उस राजवंश पर हलचल मच उठी। उस दौरान भारत की पुरानी तलवार 1857 में चमक उठी और उस युद्ध में झांसी की रानी वीर पुरुषों की भांति लड़ी। झांसी की रानी कानपुर के नाना की बोली बहन थी। उनके बचपन का नाम छबीली था। उनका बचपन अस्त्र शस्त्र में ही गुजरा। उनको बचपन से ही नकली युद्ध करना, शिकार करना, व्यूह रचना पसंद था। उनको बचपन से वीर शिवाजी की गाथाएं पढ़ती थी। झांसी की रानी का जब ब्याह हुआ गंगाधर राव से तो वह झांसी आ गई। कुछ समय बाद लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। कुछ समय बाद रानी विधवा हो गई तो डलहौजी प्रसन्न हो गया क्योंकि उसी ने ये अच्छा अवसर पाया झांसी पर अपना अधिकार करने का। तो डलहौजी ने उसी वक्त अपने लोगों को भेजा और झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। रानी के बार-बार कहने पर डलहौजी नहीं माना तो रानी युद्ध के मैदान पर कूद पड़ी। वहां उसने लेफ्टिनेंट पॉकेट से लड़ाई लड़ी और उसको हरा दिया। झांसी की रानी आगे बढ़ी तो आगे उसने स्मिथ से लड़ाई करी। उसके स्मिथ से लड़ाई चली रही थी कि तभी पीछे से ह्यूरोज आ गया और ह्यूरोज की सेना ने भी उसे पीछे से घेर लिया। अब रानी बीच में फंस चुकी थी क्योंकि रानी एक थी और शत्रु इतने सारे आ गए थे। लेकिन फिर भी रानी मार काटकर आगे बढ़ती रही, लेकिन सामने एक बड़ा सा नाला आ गया। घोड़ा नया था इसलिए वह उसे पार नहीं कर पाया। रानी उसे पार करना चाह रही थी लेकिन घोड़ा वहीं पर अड़ गया। तभी पीछे से सारे सैनिकों ने आके रानी को घेर लिया। रानी ने फिर युद्ध किया लेकिन रानी घायल होकर नीचे गिर गई और वीर गति को प्राप्त हो गई। धन्यवाद। बहुत ही उम्दा तरीके से आपने अपने पाठ का प्रस्तुतिकरण किया। आपको एक बार पुनः टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं, आशीर्वाद देते हैं यशस्वी जोशी जी। बाल प्रहरी मंच पर आज की जो शिक्षण कार्यशाला है, इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन आदरणीय श्रीमती कामेश्वरी सिंह जी, जो गुड़गांव हरियाणा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है बाल प्रहरी के 1033वें ऑनलाइन कार्यक्रम शिक्षण कार्यशाला में। बाल प्रहरी मंच पर आज विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन कुमारी खुशी कोहली जी, जो कि कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, राजकीय जूनियर हाई स्कूल कारोली बागेश्वर। आपको भी ढेर सारी बधाइयां देते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में मंचासीन कुमारी एंजल राज जी, जो कुमाऊं पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से कक्षा 11 की विद्यार्थी हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन है। बाल प्रहरी मंच पर मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से कक्षा 6 की विद्यार्थी कुमारी यशस्वी जोशी जी, जिन्होंने अभी बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ संचालन किया और अपनी अच्छी प्रस्तुति दी। एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बहुत सारी बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज की कार्यशाला में शिक्षण करते हुए जिन प्रतिभागियों ने अपने पाठ प्रस्तुत किए, उसमें दीक्षित खेतवाल जी कक्षा 6 बागेश्वर से, पावनी खेतवाल जी कक्षा 8 कारोली बागेश्वर से, नीलाक्षी कलोनी जी टनकपुर चंपावत से कक्षा 7, अपेक्षा राज जी कक्षा 7 अल्मोड़ा, प्रीति जोशी जी कक्षा 3, योशा शर्मा जी कक्षा 8 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश,
मानवी जी कक्षा 6 द्वाराहाट अल्मोड़ा से, प्रियांशी बिष्ट जी कक्षा 11 भाकुनी अल्मोड़ा से, भूमिका भट्ट जी, अहम कुमार जी बड़वानी मध्य प्रदेश कक्षा 9। तो आप जो अंतिम 2 प्रतिभागी हैं जिनके पाठ में प्रस्तुति उनकी नहीं हो पाई, वो प्रियांशी बिष्ट जी की भी प्रस्तुति बीच में नेट बाधित होने से प्रॉपर तरीके से मुझे लगता कि मैं सहभाग नहीं कर पाया। तो जो आपने अपने पाठ प्रस्तुत किए हैं, अपनी पसंद के पाठ प्रस्तुत किए, आपने पहले अपनी पाठ्य पुस्तक में से विषय को चुना और विषय चुनने के बाद में आपने उस पाठ के किसी शीर्षक की विषय वस्तु को लिया और आपने तैयारी की। जैसे अभी मैं देख रहा था कि जो यशस्वी जोशी जी हैं, उन्होंने झांसी की रानी का पाठ प्रस्तुत किया। तो असल में शिक्षण कार्यशाला जो होती है, शिक्षण अपने आप में एक अनूठा कौशल होता है। शिक्षण को यदि हम सामान्य अर्थ में देखें तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है। जो शिक्षण करते हैं वो स्वयं भी सीखते हैं और जिनकी कक्षा में जिनके सामने शिक्षण करते हैं उनको उनके स्तर और आयु अनुरूप उनको पाठ प्रस्तुत करके सिखाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम बचपन में जब छोटे होते हैं, हमारे दांत नहीं होते, तो हमारी माँ क्या करती है कि हमको जो शुरुआत में दाल का पानी देती है, दलिया देती है ना, पेस्ट देती है। एक प्रकार से हम उसको कह सकते हैं कि इसको हम चाटते हैं, जिसको हम चम्मच के द्वारा पीने की कोशिश करते हैं। फिर धीरे धीरे जब हमारे दांत निकलने आते हैं तो हम चबाने वाली चीजों को हमारे घर में हमारी माँ हमें देती है। धीरे धीरे हम चबाना सीखते हैं। फिर बाद में ऐसा भी अवसर आता है कि हमारी जो दाढ़ आ जाती है तो हम कड़क कठोर चीजों को तोड़ने भी लग जाते हैं। तो दांतों में काटने के दांत, किसी चीज को तोड़ने के दांत, ये अलग अलग प्रकृति ने संरचना ईश्वर ने हमारे मुख की हुई है। उसी तरह शिक्षण की जो कार्यशाला होती है, उस कार्यशाला में आप जिस भी पाठ को प्रस्तुत करते हैं तो उस पाठ का एक बैकग्राउंड हमारे पास होता है और हम किस स्तर पे पाठ को प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि कक्षा 6 का है तो पूर्व ज्ञान से जुड़ी हुई कौन सी चीजें हमारे ऑडियंस को मालूम होती है, उसके आधार पर पाठ प्रस्तुत करते हैं। उसमें हम बीच बीच में कठिन शब्दों को भी बताते हैं और अंत में हम भाव का जो है पुनरावलोकन करते हैं। चूंकि हमारे पास ऑनलाइन कार्यशाला में कुछ समय की बाध्यता होती है तो हम पाठ को कम से कम समय में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। पिछली शिक्षण कार्यशालाओं में और आज की शिक्षण कार्यशालाओं में थोड़ा सा मुझे अंतर दिखाई देता है। यदि आप YouTube पे जाएंगे और पिछली शिक्षण कार्यशाला में प्रस्तुतिकरण को देखेंगे तो कुछ ना कुछ 10-12 बच्चों में से 2-4 बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे जिन्होंने कक्षा शिक्षण को एक नया आयाम देने का सुंदर प्रयास भी किया है। आप पाठ को केवल यदि पढ़ते हैं तो वो शिक्षण नहीं है। पाठ को आप स्वयं से तैयार करें, जितना भी पाठ तैयार करना है, और उस पाठ को अपनी शब्दावली, अपने अनुभव को जोड़ते हुए यदि आप पाठ प्रस्तुत करते हैं तो आपका शिक्षण की काउंटिंग में वो पाठ आता है। तो जिन भी बच्चों ने प्रस्तुति दी, सराहनीय प्रस्तुति थी। आप YouTube पे उसको देख के और पुरानी प्रस्तुतियां जो है उनको देख के और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का सुंदर प्रयास करेंगे। शिक्षण कौशल जो है, हो सकता है कि हम कक्षा में जो चीजें देखते हैं, अब नया आयाम भी आ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। PPT के माध्यम से भी हम पाठ तैयार करते हैं, ग्रीन बोर्ड, कलर्ड चौक का इस्तेमाल करते हैं। हम पहले से टीचिंग लर्निंग मटेरियल जैसे चार्ट है, हार्ड चीजें हैं, वो तैयार करते हैं। तो आजकल UDL यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग
का कॉन्सेप्ट आया है, CCPA का कॉन्सेप्ट आया जिसमें हम कॉन्सेप्ट, कंक्रीट, पिक्टोरियल और एब्स्ट्रैक्ट को लेके चलते हैं। पहले हम पाठ को शुरुआती दौर में मनोरंजक या रोचक बनाने के लिए हम कोई घटना से शुरू करते हैं, कोई चित्र दिखा के शुरू करते हैं। तो कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे पाठ से कनेक्ट होते हैं। आपने देखा होगा कक्षा में जब हमको गुरुजी पढ़ाते हैं तो बहुत सी चीजें सपोर्टिंग में भी होती हैं उनके साथ। और आपकी कक्षा में यदि प्रशिक्षणार्थी छात्राध्यापक आते हैं, वो कहीं से डिप्लोमा कर रहे होंगे या बीएड कर रहे होंगे, तो वो लोग आके भी आपकी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं। तो उनके पास में सीखने का स्पेस होता है। तो जब आप इन चीजों को बारीकी से देखेंगे, ध्यान देंगे तो और बेटर आप करेंगे। लेकिन समय की बाध्यता और समय प्रबंधन को देखते हुए आपने अपने पाठ का सुंदर प्रस्तुतिकरण करने का अच्छा प्रयास किया है। मैं सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज की कार्यशाला में मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय कामेश्वरी सिंह जी ने बच्चों की प्रस्तुतियों में इन चीजों को देखा और सराहा, और प्रत्येक बच्चे की जो प्रस्तुति थी उस पे उन्होंने अपना संक्षिप्त टिप किया। मैं आदरणीय कामेश्वरी सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन और आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आपका बाल प्रहरी के प्रति स्नेह यूं ही बना रहे। आप निरंतर बाल प्रहरी मंच से इन कार्यशालाओं में जुड़ती हैं, आपका अनेकानेक धन्यवाद करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर हमें आदरणीय आकाश सारस्वत सर का हमेशा उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। वे हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, बच्चों को सटीक और स्पष्ट मार्गदर्शन देते हैं, बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात को सीधे सीधे रखते हैं। और उनकी जो शैली है वो अपने आप में अद्भुत शैली है। वहां कोई आपके लिए जहां जीवन में सीख की बात आती है उन चीजों को वो शामिल करते हैं, और हम सबको उसका लाभ जीवन में प्राप्त हो रहा है। मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और अनेक धन्यवाद देते हुए कोटि वंदन, अभिनंदन और आभार ज्ञापित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर की निरंतर उपस्थिति आज भी बनी रही। व्यस्तताओं में वो बीच में अभी लेफ्ट हो गए, और फिर जैसे ही मौका मिलेगा तो जुड़ के हमें मार्गदर्शन देंगे। मैं आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर का भी हार्दिक अभिनंदन और आभार ज्ञापित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर अनेक साथी निरंतर टिप्पणियां करते हैं और बाल प्रहरी मंच पर निरंतर जुड़ते हैं। मैं आज भी अभी जो देख पा रहा हूँ, आदरणीय शोभा जी, मनोज जी, आदरणीय भगवती जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, राजेंद्र जी, आदरणीय हेमंत जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से आदरणीय शैली जी, आदरणीय डोरीलाल लोधी सर जी, आदरणीय चंद्रकला जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आप निरंतर बाल प्रहरी मंच से जुड़ते हैं और बाल प्रहरी मंच पर आपका ये जो जुड़ाव होता है, इससे हम लोग जब देखते हैं, आपको चैट पे देखते हैं, आपको स्क्रीन पे देखते हैं, तो आप सभी के दर्शन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। आपका बाल प्रहरी के प्रति जो स्नेह होता है उससे हम अभिभूत होते हैं। चैट बॉक्स पे आदरणीय शैली जी की निरंतर टिप्पणियां, आदरणीय डोरीलाल लोधी सर की भी जो निरंतर टिप्पणियां हैं, वो हम सब का मनोबल बढ़ाती हैं। आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। आपका बाल प्रहरी के प्रति प्रेम और स्नेह यूं ही बना रहे, ये शुभेच्छा व्यक्त करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में सभी को शुभकामनाएं दी गई है। आदरणीय हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज बड़ा लोकार्पण कार्यक्रम किया गया। हमारे यहाँ खंडवा
का जो जिला चिकित्सालय है, मेडिकल कॉलेज है, यहाँ भी एक ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ और यहाँ भी धन्वंतरी जयंती का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके लोगों ने उस कार्यक्रम में सहभागिता की और देश के अनेक हिस्सों में आज बहुत सारी एक प्रकार से घोषणाएं भी की गई और जो नागरिक सुविधाओं के लिए नए नए आयाम बढ़ने की बात की गई। फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे आज धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में नई सौगातें दी गई हैं और देश किस तरीके से कीर्तिमान गढ़ रहा है और अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी जयंती पे हमको ये जानकारी प्राप्त हुई। तो मैं आज के दिवस में सुश्रुत, चरक और हमारे जितने भी वेद आचार्य हुए हैं और जिन्होंने आयुर्वेद को बलवती किया है, उसको पुष्पित किया है, पल्लवित किया है, उनके इन सद प्रयासों से और धन्वंतरी जी ने जो इतने सारी औषधियों का संग्रह करके उनके बारे में जानकारी दी, आचार्य पातंजलि द्वारा भी हमें बहुत सारा दिशा निर्देश दिया गया है। हम उनके सबसे ऋणी हैं, पूरा भारतवर्ष उनका ऋणी है। बच्चों को ये जानना चाहिए कि धन्वंतरी जयंती का आयोजन के पीछे क्या उद्देश्य होते हैं। तो मैं आज के इस दिवस पर, क्योंकि धन्वंतरी जयंती भी है और धनतेरस भी है, तो स्वास्थ्य जो है सबसे पहला धन होता है। हम सभी स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो हमारा भाव है वो बना रहे। ईश्वर और माँ लक्ष्मी का हम सब पे यही स्नेह बना रहे कि हम सब स्वस्थ रहें और बाल प्रहरी में निरंतर सहभागिता करें और हम सहस्त्र वर्षों तक इसी तरीके से आप एक दूसरे से हम लोग मिलते जुलते रहें। ये शुभेच्छा और शुभकामनाएं हम इस मंच से करते हैं। बाल प्रहरी के सूत्रधार आदरणीय उदय किरोला सर, जो निरंतर एक बाल ऋषि और ऋषिवत तपश्चर्या में लीन रहते हुए एक तप करते हैं, एक तपोनिष्ठ की भांति हम सबको जोड़ते हैं। तो मैं आदरणीय उदय किरोला सर का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। बाल प्रहरी मंच से जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं और आज जुड़े हुए उन सबका कोटि वंदन, अभिनंदन और उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ और साधुवाद प्रेषित करते हुए मैं एक बार पुनः आदरणीय उदय किरोला सर को इस उत्कृष्ट कार्य के लिए अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए शुभरात्रि के साथ दीपोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए आज सुंदर संचालन करने वाली हमारी दोस्त यशस्वी जोशी जी को मंच सौंपता हूँ। यशस्वी जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्ष मेरी बड़ी दीदी एंजल राज, कक्षा 11, कुमाऊं पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जी, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम एंजल राज है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा है। जैसा कि आज आप सभी लोगों को मालूम है कि बाल कवि सम्मेलन बाल प्रहरी का 1033वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। आज शिक्षण कार्यशाला है। इस कार्यशाला के शुभ अवसर पर हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती कामेश्वरी सिंह गुड़गांव हरियाणा से मैम, मैं आपका स्वागत करती हूं और आपका अभिनंदन करती हूं। आज की विशिष्ट अतिथि खुशी कोहली, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। बहन, मैं आपका स्वागत करती हूं और आपका भी अभिनंदन करती हूं। आज संचालन कर रही मेरी छोटी बहन यशस्वी जोशी, कक्षा 6, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। बहन, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ व अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी से जुड़े हुए श्री आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय श्री श्याम पलक पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से।
सर, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा ज्ञान एवं उत्साह बढ़ाने वाले श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरौला सर का मैं स्वागत करती हूँ और उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। जैसा कि आज आप सभी लोगों को मालूम है कि शिक्षण कार्यशाला है, तो मैं भी आज आप सभी लोगों के सामने अपनी पाठ्य पुस्तक हॉर्नबिल से एक पाठ जिसका शीर्षक है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। सो जो इसके ऑथर हैं जो इसके ऑथर हैं वो है जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। सो इन दिस चैप्टर Jordan Cook wants to tell us that if we all are together, so we can do anything if it is possible or it's impossible. तो जो इसमें जो ऑथर हैं जॉर्डन कुक, वो हमें बताना चाहते हैं कि अगर हम साथ हों तो हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो इम्पॉसिबल ही क्यों ना हो। तो इसमें जो ऑथर है उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है कि उन्हें वो एक बार अपनी लाइफ में वोजन करना चाहते थे, यानी कि समुद्री यात्रा करना चाहते थे अपनी पूरी फैमिली के साथ, बिकॉज ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम जेम्स कुक। वो जो थे वो जेम्स कुक से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड टूर किया था समुद्री यात्रा से। So he was a businessman. जॉर्डन कुक was a businessman. वो एक बिजनेसमैन थे और वो बोट बनाने की जो तैयारी थी वो कम से कम 16 साल से बोट को बनाने की तैयारी कर रहे थे। एंड ही मेड 23 मीटर लॉन्ग बोट। उन्होंने 23 मीटर लंबी बोट बनाई एंड ही गेव दैट बोट नेम वेव वॉकर। एंड और उन्होंने जो बोट था उसको नाम दिया वेव वॉकर। एंड ऑन जुलाई 1976 वो अपनी पूरी फैमिली के साथ जो समुद्री यात्रा है उस पे चले गए। तो जो उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे, उनको वो अपने साथ लेकर गए और उन्होंने 2 क्रू मेंबर्स को भी अपने साथ जोड़ा, जिससे कि अगर कभी वो व्हील चलाते चलाते थक जाएं और कभी उन्हें ही फील्स वीकनेस और ही वांट टू रेस्ट, सो वो जो 2 क्रू मेंबर्स हैं दे कैन हेल्प हिम। सो व्हाट हैपेंड टिल वेस्ट टाउन ऑफ अफ्रीका टू कैप टाउन, देयर जर्नी वॉज गुड। मतलब अफ्रीका के वेस्ट टाउन से कैप टाउन तक जो उनकी जर्नी थी वो बहुत अच्छी रही। उन्हें मतलब किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई। बट व्हाट हैपन ऑन 2 जनवरी द वेदर चेंजेस एंड atrocious waves started coming towards their boat। तो क्या होता है कि 2 जनवरी को जो वेदर होता है वो बहुत ज्यादा बदल जाता है और एकदम से जो वेव्स हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं और उन्हें अब वो थोड़ा घबरा जाते हैं कि क्या होगा, पर जैसे तैसे करके वो संभाल लेते हैं। पर 5 जनवरी को वो उनके लिए वो संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और जो एक वेव आती है और वो उनकी बोट को पलट देती है, जिससे कि जो हमारे ऑथर हैं उन्हें चोट लग जाती है, उनके जो टीथ हैं वो टूट जाते हैं, उनकी जो रिब्स हैं वो भी टूट जाती हैं। एंड व्हाट हैपेंड देयर बिकॉज ऑफ देयर लक, their good luck and the destiny was already decided. So what happened, the another wave came and जो उनकी बोट है वो वापस से जो है वो सीधी हो जाती है और जैसे तैसे कर कर वो अपनी व्हील पर जाते हैं। और बाद में जब जो हमारे ऑथर हैं वो अपने बच्चों से जब मिलने जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी जो बेटी हैं सुजैन एंड जॉन, उन्हें भी थोड़ी सी लगी हुई है। एंड सुजैन के जो फोरहेड है उस पर एक बहुत बड़ा बम्प आ गया था जिसकी वजह से उसे बहुत पेन हो रहा था, पर वो बताती नहीं है। और थोड़ी देर बाद जो उनका बेटा होता है जॉन,
वो उनके पास आता है और वो उनसे कहता है कि फादर यू आर द बेस्ट फादर एंड इफ वी ऑल आर टुगेदर सो वी कैन डू एनीथिंग, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल एंड आई और मुझे पूरा भरोसा है कि आप हमें इस मुसीबत से बाहर ले जा लेंगे। और व्हेन आवर ऑथर लिसन दिस, जब हमारे जो ऑथर है वो उस चीज को सुनते हैं कि उनका जो बेटा है वो इतना करेज दिखा रहा है और वो उन्हें इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है, वो इतनी बड़ी मुसीबत में भी उनका पूरा साथ दे रहा है, वो घबरा नहीं रहा है, तो वो जैसे तैसे कर कर एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं एंड देयर आवर स्टोरी एंड्स and there so it tells us if we all are together we can do anything. Thank you. जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के छूटे हुए प्रतिभागियों को। भूमिका भट्ट, क्या आप उपस्थित हैं? अहम कुमार, अब मैं आगे बढ़ती हूँ और बड़े ही आदर और सम्मान के साथ अब मैं आगे बढ़ती हूँ और इन दो पंक्तियों के साथ बड़े ही आदर और सम्मान से आमंत्रित करती हूँ श्री उदय किराला सर को। आपके चेहरे की ये जो मुस्कान है, आपके चेहरे की जो मुस्कान है, वही तो हमारे दिलों की शान है, वही तो हमारे दिलों की शान है। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आदरणीय उदय किराला सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही डियर, आपकी आवाज आ रही मेरे तक और आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और एक बार मैं अपने आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती कामेश्वरी सिंह जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आज उनके घर में त्योहार के कार्यक्रम में व्यस्त के होने के बावजूद भी उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और इस पटल पर जुड़े हुए जितने भी साथी हैं उन सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहेगा। क्या कोई साथी भूमिका भट्ट और अहम कुमार दो रह गए दोस्त? जी, तो मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए कल लोकगीत कार्यशाला होनी है, तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। और एक बार पुनः आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी को कहीं जाना था बीच में, वो जुड़े हुए थे, तो सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, लाइव